मॉर्निंग बच्चों, आज की हम लोग सैम्पल पेपर की सीरीज़ को आगे ले रहे हैं। 29 तक 30 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे 10th क्लास के, और हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में काम करेंगे। मतलब आई विल टीच यू इन बोथ मीडियम्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। टू एलिमेंट्स P and Q belong to the third period of the modern periodic table एंड आर इन द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 रिस्पेक्टिवली। भाई थर्ड पीरियड है तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स जो होंगी वो 3 होंगी, ठीक है ना। और ग्रुप 1 है तो ऑब्वियसली 281 जो है एक उसका होगा कॉन्फ़िगरेशन, और 282 जो है वो दूसरे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो 11 और 12 उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, राइट। ये तो हमें एकदम देखते ही पता चल गया। तो अब हमने क्या करना है, कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेबुलर फॉर्म द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर एटम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 हो गए इस वाले में, ठीक है, P वाले के लिए, और Q के हो गए 12, ओके। सेकेंड है द साइज ऑफ द एटम्स। भाई 281 और 282 में ऑब्वियसली 281 का जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल बढ़ते जाते हैं तो फिर वो उसकी जो एटम होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो उसको क्या कर देता है, होल्ड कर सकता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम होते हैं तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इतना ज़्यादा होल्ड में नहीं ले पाता, तो इसका साइज़ ऑब्वियसली बड़ा होता है, ठीक है। मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। अब मेटालिक करेक्टर क्या होता है, मेटालिक करेक्टर मतलब द कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, वो उसका धात्विक गुण होता है। तो ऑब्वियसली वो P में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि P जो है उसका 281 है कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ज़्यादा आसान है, तो मेटालिक करेक्टर P का ज़्यादा है और Q का कम है। फिर है देयर टेंडेंसीज टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली मेटालिक करेक्टर और टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, तो सेम ही आंसर रहेगा कि इट विल बी मोर फॉर P एंड लेस फॉर Q। फिर है इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो जो ये होगा P होगा उसका फॉर्मूला होगा P2O, ठीक है, और Q का क्या होगा O, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो इसलिए हमने P2O लिखा, राइट। और यहाँ पे अगर दोनों की सेम होगी तो ये 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, राइट। फिर है हेलाइड का द फॉर्मूला ऑफ द हेलाइड, तो जो P है उसका हो जाएगा PCl और ये हो जाएगा QCl2, ठीक है। जैसे सपोज़ ग्रुप 2 है तो ये MgCl2, ठीक है, और ये अगर सोडियम है तो NaCl, राइट। सोडियम ही है ना, ये 281 है ना कॉन्फ़िगरेशन इसकी, तो ये हमारा हो जाएगा 281। तो PCl फॉर्मूला इसका आ जाएगा और QCl2 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी, क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको मालूम है मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इधर आ जाएंगे, और क्लोरीन के लास्ट में कितने होते हैं 287, तो लास्ट में कितने हैं 7 है, राइट। तो एक इधर आ गया और 2 4 6 और एक इधर आ गया, राइट। तो इसका मतलब मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और क्लोरीन जो है 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो है वो एक एक इससे ले लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा Mg2+, ठीक है। तो Cl2-, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले बॉन्ड्स को हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं और आयनिक बॉन्ड्स भी कहते हैं, हिंदी में इनको आयनिक आबंध कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ नॉन मेटल X एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स Y एंड Z। मतलब एक है नॉन मेटल जो कि Y और Z की फॉर्म में रहता है जी, ठीक है। Y इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट कौन सा होता है आपको मालूम है, डायमंड होता है हार्डेस्ट, तो मुझे लग रहा है ये कहीं कार्बन से रिलेटेड है। वाइल Z इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई Z जो है ऑल्दो बीइंग अ नॉन मेटल तो ये ग्रेफाइट होगा, ठीक है। नॉन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये ग्रेफाइट, नॉन मेटल होते हुए भी। तो इन्होंने पूछा है कि नॉन मेटल X कौन सा है, तो ऑब्वियसली ये कार्बन है जो कि 2 डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जा रहा है, एक डायमंड में और एक ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ लाइट रे पासिस अनडिविएटेड थ्रू अ लेंस। तो जो अनडिविएट होके जाती है वो वहाँ कहाँ से निकलती है,
सेंटर से, सी से, ठीक है ना। आपको पता है कि वो जो रे है वो ऐसे आ जाती है, जहाँ से जाती है और बिल्कुल वैसे के वैसे आ जाती है। तो आप क्या लिखोगे कि व्हेन इट गोज थ्रू द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्रीज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 ट्रांसपेरेंट मीडिया ए बी सी आर 25 डिग्री, 30 डिग्री एंड 35 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में क्या है, 25 डिग्रीज, 30 और 35। तो ये पूछ रहे हैं कि इन विच मीडियम इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट मिनिमम एंड इन विच मीडियम इट इज़ मैक्सिमम, कि कौन सी मीडियम में जो लाइट है वो मिनिमम है, ठीक है, मतलब स्पीड उसकी, और किस में उसकी मैक्सिमम है। तो जो मीडियम ए है उसमें इसकी मिनिमम है और मीडियम सी जो है उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, इसकी डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसमें जो स्पीड होगी ए मीडियम में वो कम होगी और इसमें सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द 2 फैक्टर्स ऑन विच द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन इमर्जेंट रे फ्रॉम अ ग्लास स्लैब डिपेंड्स। मतलब कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिसमें कि जो हमारी इमर्जेंट रे निकलती है ग्लास स्लैब से, ऐसे जाना चाहिए था बट ऐसे ही होता है ना कि इस रे को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर ये वाली रे जो है ये फिर इंसिडेंट रे की तरह काम करती है। इसको कहाँ जाना चाहिए था, इस साइड आना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ चली जाती है, दूर। तो एक अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है और एक टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले फैक्टर क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरा कि ये जो ग्लास स्लैब की मोटाई कितनी है, मतलब इसकी थिकनेस कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट पीएच डू यू एक्सपेक्ट फॉर द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस एंड व्हाई। देखो जो NaCl है वो किससे बनता है, NaOH प्लस HCl से, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा हमारा NaCl और H2O, क्योंकि जो NaCl है वो बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। तो इसका जो pH क्या रहेगा, वो क्या रहेगा 7, मतलब न्यूट्रल, क्या रहेगा, न्यूट्रल, राइट। नेक्स्ट है CuSO4। जो CuSO4 है वो किससे बनता है, H2SO4 प्लस CuOH2 से, ठीक है। जो CuSO4 जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से बन रहा है लेकिन वीक बेस से मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका pH जो होगा वो लेस देन 7 होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा जिसे अम्लीय विलयन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है Na2CO3। अब Na2CO3 कैसे बनेगा भाई, ये बनेगा NaOH प्लस H2CO3। अब इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है और जो एसिड है वो वीक है, तो इसका जो pH होगा वो बेटा मोर देन 7 होगा क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो ये हमारा pH आ जाएगा तीनों का। उसके बाद है अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई देखो हाइड्रोजन होने के बाद भी अगर वो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब उनके अंदर H+ आयंस नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और मतलब जब फ्री आयंस नहीं होंगे, जब हमारे पास फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वाई इज टार्ट्रिक एसिड एडेड इनटू द बेकिंग सोडा टू गेट द बेकिंग पाउडर। देखो क्या करते हैं, जब NaHCO3 को गर्म किया जाता है, जब NaHCO3 को गर्म किया जाता है तो ये क्या बना देता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जब हम टार्ट्रिक अम्ल डालते हैं, मतलब टार्ट्रिक एसिड डालते हैं, तो उससे ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो इसकी प्रेजेंस की वजह से वो कड़वापन आ जाता है। उस कड़वेपन को दूर करने के लिए, उस बिटरनेस को दूर करने के लिए हम उसमें एसिड को ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू से दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन्स द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भाई एक बात बताओ, जो कॉपर सल्फेट को आप गर्म करोगे तो उसमें से पानी निकल जाएगा और वो जो है सॉल्यूशन वो वाइट हो जाएगा। अगर उसको फिर से गीला किया जाए तो फिर नीला हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर क्रिस्टलाइन, मतलब उसके अंदर वाटर है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, राइट।
तो हमें उसको गर्म करने से पता चल जाएगा। इफ़ वी हीट दैट सोल्यूशन देन वी गेट टू नो कि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। एक क्वेश्चन रह गया, वाई डज टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। भाई 5.5 से नीचे है तो क्या होगा, pH की वजह से क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दांत हमारे खराब हो जाएंगे, राइट। एसिडिक मीडियम है ना, लोअर देन 5.5 है, तो एसिडिक मीडियम की वजह से हमारे दांतों की खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। ये तो बहुत ईजी है भाई, बाइनरी फिजन आपको मालूम है, एक ही अमीबा के अगर 2 पीसेज हो जाएं, 2 टुकड़े हों तो उसको बाइनरी फिजन कहते हैं, और बहुत सारे हों तो वो मल्टीपल फिजन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, अ स्टॉक कंटेन्स 56 क्रोमोसोम्स एंड स्कियॉन कंटेन्स 24 क्रोमोसोम्स। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन रूट एंड एग सेल्स ऑफ द रिजल्टेंट प्लांट्स रिस्पेक्टिवली। देखो भाई, जो 56 है, आपको मालूम है जो स्टॉक होती है वो रूट्स, मतलब दैट इज़ फॉर्मिंग द रूट्स, और जो स्कियॉन होता है वो शूट्स बनाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है कि जो रूट्स में जो 56 क्रोमोसोम्स हैं वो तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है एग सेल में तो उसके हाफ हो जाएंगे ना, तो फिर वो कितने हो जाएंगे, 24 के 12, ठीक है, 24 के कितने हो जाएंगे, 12, लेकिन 56 वाले जो रूट वाले हैं वो सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई डिवीजन नहीं हो रही, कोई मतलब सॉरी वो हाफ नहीं हो रहे, ठीक। नेक्स्ट है, रीज़न देना है हमें, प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। भाई अगर प्लेसेंटा ही नहीं होगा देयर विल बी नो न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड, क्योंकि सारा और जो एक्सक्रीशन होता है वो भी मदर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है, तो दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर है, ब्लॉकिंग ऑफ वास डेफिन्स प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली वास डेफिन को जब अगर लाइगेट कर दिया जाए, मतलब उसको बांध दिया जाए, तो देयर विल बी नो पैसेज ऑफ द स्पर्म्स और प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसी तरह ब्लॉकिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स है, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर ब्लॉकिंग हो जाएगी तो फिर एग रिलीज नहीं होगा, तो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियसली फिर प्रेगनेंसी उससे भी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेम द पार्ट्स लेबल्ड एज ABC एंड ऑल्सो राइट द फंक्शन ऑफ पार्ट E, ठीक है, तो ये आपको पता ही है क्या, कि जो फर्स्ट है A पार्ट है वो है हिंदी में उसको मूत्राशय कहते हैं, और उसमें उसको क्या कहते हैं, ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। B जो है वो वास डिफरेंस है, हिंदी में उसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। C जो है वो पेनिस होता है, और हिंदी में भी उसको मूत्रमार्ग कहते हैं, और जो D है, D को पेनिस कहते हैं, और C को जो है वो मूत्रमार्ग कहते हैं, ठीक है, और जो E है दैट इज़ टेस्टिस, ठीक। ये आपको लेबल कर लेना आप, एक्चुअली उन्होंने B 2 बार दिया है, देख लेना, ठीक है। ये ब्लैडर है, ये वास डिफरेंस है, ये उसकी जो है क्या कहते हैं, मूत्रमार्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप देख लेना। डी का जो है एक्चुअली, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का लेती हूँ तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। डी का तो पक्का पेनिस है, ई का जो है वो टेस्टिस है, सी का देख लेना वो क्या कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है कि व्हेन डू यू से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ 1 ओम। कब होता है कि भाई रेजिस्टेंस को जब हम 1 ओम कहते हैं, कब होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 36, ठीक है। When do you say that the resistance of the wire is 1 ohm? R जो है आपको पता है V/I है, अगर 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और ये करंट, तो फिर हमारा जो R होगा दैट विल बी 1 ओम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। आपको पता है जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना उसके कंडक्टर के उससे, तो जब अगर वो कर दिया जाएगा, इसको हाफ कर दिया जाएगा, तो ये भी हमारी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगी वो भी हाफ हो जाएगी, R/2 हो जाएगी, ठीक, ओके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। अब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसमें क्या है, 2 ओम + 2 ओम, तो इतनी कितनी है हमारी 4 ओम्स हो जाएगी ना, क्योंकि ये सीरीज़ में लगी हुई है, ठीक है। जब सीरीज़ में हो जाएगी तो ये ऐड होगी, अगर ये पैरेलल में हो, क्योंकि सीरीज़ का जो फॉर्मूला है वो R1 + R2 है, अगर ये पैरेलल में हो तो इसका फॉर्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2, ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम
of an electric circuit consisting of a battery of 2 cells each of 1.5 volts, 5 ohm, 10 ohm and 15 Q resistors and a plug T all connected in the series। तो ये आप कैसे बनाएंगे, एक सेकेंड, आप जैसे एक पूरा सर्किट बनाएंगे, एक सेकेंड रुको, इसमें क्या करेंगे, रेजिस्टर्स जो हैं वो 3 बना देंगे, ठीक है, और जो वोल्ट है वो आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक, और एक स्विच बना देंगे। तो आपको क्या 3 रेजिस्टेंस बनानी है सीरीज़ में बस, और 2 ये 1.5 वोल्ट जो हैं वो 1.5 वोल्ट के 2 सेल्स बनाने हैं, ठीक है, मतलब बैटरी आ जाएगी। तो ये हमारा डायग्राम आ जाएगा। मेरे जैसे गंदा मत बनाना, सुंदर बनाना, ओके। मतलब कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको क्या बनानी है, बैटरी बनानी है जिसमें कि 1.5 के वोल्ट के 2 हैं, ठीक, और उसके बाद 3 जो हैं वो रेजिस्टेंस बनानी है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल कम अप विद द सेकेंड सैम्पल पेपर विद मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई एम रियली होप कि दीज आर डेफिनेटली गोइंग टू कम इन द बोर्ड एग्जाम्स। बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो ये सैम्पल पेपर्स हैं इनमें जो पैटर्न आपको बताया गया है, क्वेश्चंस जो हैं घूम फिर के यहीं से आएंगे। इफ़ यू आर थॉरो विद दीज सैम्पल पेपर्स आई होप यू विल डू द बेस्ट, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, एंड जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो तो इन टच रहेंगे, जो नहीं आ रहे वो प्लीज़ ये देखिए, एंड मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर, बाय।